फ्रेंड्स, साहित्य कहानी सुनो पर आपका दिल से स्वागत है। आज हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनका नाम सुनते ही दिमाग में सिर्फ एक शब्द आता है, सम्मान। जी हाँ, आज हम बात करेंगे थॉमस मैथ्यू द्वारा लिखी गई बेहतरीन बायोग्राफी रतन टाटा अ लाइफ के बारे में। दोस्तों, जरा सोचिए, एक ऐसा इंसान जो देश की सबसे बड़ी और करोड़ों की कंपनियों के साम्राज्य को संभालता था, लेकिन जब वह किसी से मिलता था तो उसकी विनम्रता देखकर कोई भी दंग रह जाता था। एक ऐसा इंसान जिसने नमक से लेकर सॉफ्टवेयर और ट्रकों से लेकर लग्जरी कारों तक टाटा ग्रुप को दुनिया के नक्शे पर बुलंदियों पर पहुंचाया, लेकिन खुद को हमेशा एक आम हिंदुस्तानी माना। अगर मैं आज आपसे पूछूं कि असली सफलता क्या होती है, क्या सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ाना, बड़ी गाड़ियों में घूमना या आलीशान बंगले में रहना ही सफलता है, या फिर कुछ ऐसा करना जिससे देश के लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी आसान हो जाए और उनके चेहरे पर मुस्कान आ सके। रतन टाटा ने कभी सिर्फ बिजनेस नहीं किया, उन्होंने देश का भरोसा जीता। उनका एक बहुत ही मशहूर कथन है, पावर एंड वेल्थ आर नॉट टू ऑफ माई मेन स्टेक्स, यानी ताकत और पैसा मेरी जिंदगी के मुख्य आधार कभी नहीं रहे। आज की इस मतलबी और भागदौड़ भरी दुनिया में जहां हर कोई सिर्फ अपने बारे में सोचता है, वहां रतन टाटा की सोच हमें एक अलग ही रास्ता दिखाती है। आज के इस वीडियो में हम उनकी पूरी जिंदगी के सफर को, उनके सबसे बड़े संघर्षों को, उनके अपमान और उसके शानदार बदले की कहानियों को बहुत ही सरल हिंदी में समझेंगे। इस वीडियो के अंत तक आपको अपनी लाइफ और करियर को बदलने के लिए वो प्रैक्टिकल सीख मिलेंगी जो किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाई जाती। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस प्रेरणादायक सफर को। लेकिन रतन टाटा का यह व्यक्तित्व एक दिन में नहीं बना। इसकी शुरुआत उनके बचपन से हुई। कहा जाता है कि सोने को कुंदन बनने के लिए आग में तपना पड़ता है। रतन टाटा की जिंदगी भी बचपन से ही आसान नहीं थी। उनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई के एक बहुत ही प्रतिष्ठित और अमीर टाटा परिवार में हुआ था। बाहर से देखने वाले को लग सकता है कि वे चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुए थे, लेकिन उनके बचपन में एक बहुत बड़ा दर्द छिपा था। जब रतन टाटा सिर्फ 10 साल के थे, तब उनके माता पिता यानी नवल टाटा और सुनी टाटा के बीच अनबन हुई और वे अलग हो गए। 1940 के दशक में भारत में माता पिता का अलग होना किसी भी बच्चे के लिए बहुत मानसिक तनाव और समाज के तानों का कारण बनता था। रतन टाटा और उनके भाई पर भी इसका गहरा असर पड़ा। स्कूल में बच्चे अक्सर उन्हें चिढ़ाते थे, लेकिन ऐसे मुश्किल समय में उनके जीवन में फरिश्ता बनकर आईं उनकी दादी नवाजबाई टाटा। उन्होंने दोनों भाइयों को संभाला, उनका पालन पोषण किया और सबसे बड़ी बात, उन्हें वो संस्कार दिए जिन्होंने आगे चलकर रतन टाटा को एक महान इंसान बनाया। रतन टाटा खुद बताते हैं कि उनकी दादी ने उन्हें सिखाया था कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी खराब क्यों न हो, कभी अपनी मर्यादा नहीं खोनी चाहिए और दूसरों का सम्मान हमेशा करना चाहिए। अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई के कैंपियन और कैथेड्रल स्कूल से पूरी करने के बाद रतन टाटा आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चले गए। उन्होंने अमेरिका की मशहूर कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। लॉस एंजल्स में उनका वक्त बहुत शानदार बीता। वे वहां बसना चाहते थे, लेकिन अपनी दादी की बिगड़ती तबीयत के कारण उन्हें भारत वापस लौटना पड़ा। यहाँ उनकी जिंदगी का एक बहुत प्रसिद्ध कोट याद आता है, मैं सही फैसले लेने में विश्वास नहीं रखता, बल्कि मैं फैसले लेता हूँ और फिर उन्हें अपनी मेहनत से सही साबित कर देता हूँ। इस घटना से एक महत्वपूर्ण बात समझ आती है। दोस्तों, हम में से बहुत से लोग अपनी परिस्थितियों को कोसते रहते हैं। मेरे माता पिता के पास पैसे नहीं थे, मेरा बचपन अच्छा नहीं था, मुझे अच्छे स्कूल में पढ़ने का मौका नहीं मिला,
लेकिन रतन टाटा की जिंदगी हमें सिखाती है कि आपका बचपन या आपका अतीत चाहे जैसा भी हो, आप अपनी मेहनत और सही सोच के दम पर अपना भविष्य खुद लिख सकते हैं। मुश्किलें आपको तोड़ने नहीं, बल्कि आपके अंदर के असली हुनर को बाहर निकालने आती हैं। समय बीतता गया और उनकी जिंदगी एक नए मोड़ पर पहुंची। साल 1961 में रतन टाटा भारत लौटे। अब आप सोचिए, जो इंसान इतनी बड़ी कंपनी के खानदान का वारिस हो, उसे भारत आते ही क्या मिलना चाहिए था? सीधे कंपनी के एसी केबिन में बैठकर चेयरमैन की कुर्सी? जी नहीं। यहीं से टाटा परिवार की महानता का पता चलता है। जे.आर.डी. टाटा, जो उस समय टाटा ग्रुप के मुखिया थे, उन्होंने रतन टाटा को सीधे कोई बड़ा पद नहीं दिया। उन्हें भेजा गया टाटा स्टील के जमशेदपुर प्लांट में, एक आम मजदूर की तरह। जरा इमेजिन कीजिए, अमेरिका से आर्किटेक्चर की पढ़ाई करके लौटा एक नौजवान जमशेदपुर के उस भट्टी वाले प्लांट में, जहां का तापमान बहुत ज्यादा होता था, वहां आम मजदूरों के साथ खड़ा होकर काम सीख रहा था। रतन टाटा ने वहां चूने की भट्टियों में काम किया, फावड़ा चलाया, कच्चा माल उठाया और मशीनों को ऑपरेट करना सीखा। उन्होंने सालों तक जमीन पर रहकर यह समझा कि एक मजदूर की समस्याएं क्या होती हैं, एक फैक्ट्री असल में जमीन पर कैसे काम करती है। साल 1991 में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। जे.आर.डी. टाटा ने रतन टाटा को पूरे टाटा ग्रुप का नया चेयरमैन घोषित कर दिया। जैसे ही यह घोषणा हुई, टाटा ग्रुप के अंदर ही विद्रोह जैसी स्थिति बन गई। कंपनी के जो पुराने और दिग्गज अधिकारी थे, जो सालों से बड़ी कुर्सियों पर बैठे थे, वे इस फैसले से खुश नहीं थे। उन्होंने रतन टाटा को अनुभवहीन माना। मीडिया में बातें उछाली गईं कि रतन टाटा इस विशाल साम्राज्य को डुबो देंगे। उन्हें पद से हटाने की अंदरूनी साजिशें भी रची गईं। लेकिन रतन टाटा का अंदाज अलग था। उन्होंने किसी से बहस नहीं की, न ही किसी अधिकारी को नौकरी से निकाला। उनका एक ही मंत्र था, अपने काम को बोलने दो। उन्होंने चुपचाप अपनी नई नीतियां लागू की, टाटा ग्रुप का आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन किया और धीरे धीरे उन सभी विरोध करने वालों को अपने नतीजों से चुप करा दिया। इस घटना से एक महत्वपूर्ण बात समझ आती है। अगर आप अपने करियर या पढ़ाई में किसी नए मोड़ पर हैं या कोई नया काम शुरू कर रहे हैं, तो लोग आपकी क्षमताओं पर शक करेंगे। हो सकता है आपके अपने ही लोग आपके खिलाफ खड़े हो जाएं। लेकिन आपको अपनी ऊर्जा बहस करने में बर्बाद नहीं करनी है। धैर्य रखिए, जमीनी हकीकत को सीखिए और अपनी सफलता से आलोचकों का मुंह बंद कीजिए। यहीं से शुरू हुआ उनके जीवन का सबसे बड़ा जोखिम, टाटा इंडिका। अब हम बात करते हैं रतन टाटा के जीवन के सबसे बड़े रिस्क और उनके सबसे बड़े इम्तिहान की। यह कहानी है टाटा इंडिका की। साल 1998 तक टाटा ग्रुप सिर्फ ट्रक, बस और भारी कमर्शियल गाड़ियां बनाने के लिए जाना जाता था। भारत के कार बाजार पर मारुति, हुंडई और विदेशी कंपनियों का कब्जा था। रतन टाटा का एक सपना था, वे भारत के आम नागरिक को एक ऐसी कार देना चाहते थे जो पूरी तरह से मेड इन इंडिया हो, जिसमें स्पेस ज्यादा हो, माइलेज अच्छा हो और जो हर भारतीय के बजट में आए। जब उन्होंने इस प्रोजेक्ट की घोषणा की, तो ऑटोमोबाइल जगत के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ने उनका मजाक उड़ाया। सबने कहा, टाटा का काम ट्रक बनाना है, कार बनाना इनके बस की बात नहीं है। विदेशी कंपनियों से टक्कर लेना खुदकुशी करने जैसा है। लेकिन रतन टाटा ने अपने सपने पर भरोसा रखा और करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करके 1998 के ऑटो एक्सपो में टाटा इंडिका को लॉन्च कर दिया। शुरुआत में बहुत हाइप बनी, लेकिन लॉन्च के कुछ ही महीनों बाद हकीकत सामने आई। कार में कई तकनीकी कमियां थीं। इंजन में आवाज थी, माइलेज उम्मीद के मुताबिक नहीं था और कार की बिक्री अचानक धड़ाम से गिर गई।
कंपनी को करोड़ों का भारी नुकसान होने लगा। हर तरफ रतन टाटा की थू-थू होने लगी। इन्वेस्टर्स घबरा गए और रतन टाटा पर दबाव बनाया जाने लगा कि वे इस घाटे वाले कार बिजनेस को तुरंत बंद कर दें या बेच दें। दोस्तों, यह रतन टाटा की जिंदगी का सबसे निचला दौर था। जब आपका कोई सपना टूटता है, जब चारों तरफ से सिर्फ असफलता की खबरें आती हैं, तो बड़े से बड़ा इंसान टूट जाता है। रतन टाटा भी इंसानी भावनाओं से अछूते नहीं थे, वे भी परेशान थे। लेकिन वे हार मानने वालों में से नहीं थे। यहाँ उनका एक और विचार सटीक बैठता है। विजेता वो नहीं होते जो कभी फेल नहीं होते, बल्कि वो होते हैं जो कभी हार नहीं करते। रतन टाटा ने हार मानने के बजाय अपनी टीम को साथ बिठाया। उन्होंने एक एक फीडबैक को पढ़ा, कार की कमियों को सुधारा, इंजन को रिफाइन किया और टाटा इंडिका का नया वर्जन इंडिका V2 बाजार में उतारा। और जानते हैं क्या हुआ? यह कार इतनी बड़ी हिट साबित हुई कि यह भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों में शामिल हो गई। इस घटना से एक महत्वपूर्ण बात समझ आती है। जब आप जिंदगी में कोई बड़ा एग्जाम देते हैं या कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं और पहली बार में असफल हो जाते हैं, तो दुनिया आपका मजाक उड़ाएगी। लेकिन असफलता का मतलब यह नहीं है कि आपका सपना गलत था। इसका मतलब सिर्फ यह है कि आपकी कोशिश में कहीं कोई कमी रह गई थी। अपनी गलतियों से सीखिए, सुधार कीजिए और दोबारा मैदान में उतरिए। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। एक ऐसी घटना हुई जिसने इतिहास बदल दिया। दोस्तों, अब जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, वो हर उस इंसान के लिए टॉनिक का काम करेगी जिसने कभी न कभी लाइफ में रिजेक्शन या अपमान झेला है। यह कहानी जुड़ी है टाटा इंडिका के उसी दौर से जब कंपनी घाटे में चल रही थी। जब टाटा मोटर्स को भारी नुकसान हो रहा था, तो पार्टनर्स के दबाव में रतन टाटा अपने कार बिजनेस को बेचने के लिए तैयार हो गए। वे अपनी टीम के साथ अमेरिका के डेट्रॉइट गए, जहां मशहूर फोर्ड कंपनी का हेडक्वार्टर था। वहां फोर्ड के चेयरमैन बिल फोर्ड के साथ 3 घंटे लंबी मीटिंग चली। उस मीटिंग में बिल फोर्ड का रवैया बेहद घमंडी और अपमानजनक था। उन्होंने रतन टाटा से सबके सामने कहा, जब तुम्हें कार बनाने का कोई तजुर्बा ही नहीं था, तो तुमने इस बिजनेस में इतने पैसे क्यों फूंके? हम तुम्हारा यह कार बिजनेस खरीदकर तुम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। यह बात रतन टाटा और उनकी टीम के आत्मसम्मान पर बहुत बड़ी चोट थी। रतन टाटा ने वहां कोई गुस्सा नहीं दिखाया, कोई बहस नहीं की। वे चुप रहे। लेकिन उन्होंने उसी वक्त फैसला कर लिया कि वे अपना बिजनेस फोर्ड को नहीं बेचेंगे। वे उसी रात अपनी टीम के साथ फ्लाइट पकड़कर भारत वापस आ गए। पूरे रास्ते रतन टाटा चुप थे, लेकिन उनके दिमाग में एक नई आग सुलग रही थी। भारत आकर उन्होंने कार बिजनेस को बेचने का ख्याल दिमाग से निकाल दिया। उन्होंने अपना पूरा ध्यान, पूरी ताकत और सारा पैसा टाटा मोटर्स को बेहतर बनाने में लगा दिया। दिन रात एक कर दिए गए। और फिर आया साल 2008, यानी ठीक 9 साल बाद। वक्त का पहिया घूमा। 2008 की वैश्विक मंदी, ग्लोबल रिसेशन में फोर्ड कंपनी बुरी तरह कर्ज में डूब गई और कंगाली की कगार पर आ गई। उनके 2 सबसे बड़े और प्रीमियम ब्रांड्स जगुआर और लैंड रोवर JLR भारी घाटे में चल रहे थे और फोर्ड उन्हें बेचना चाहती थी। अब कहानी का क्लाइमेक्स देखिए। रतन टाटा ने फोर्ड के सामने प्रस्ताव रखा। बिल फोर्ड अपनी पूरी टीम के साथ भारत आए। टाटा के हेडक्वार्टर बॉम्बे हाउस में मीटिंग हुई। रतन टाटा ने फोर्ड के उन दोनों आइकॉनिक ब्रांड्स को $2.3 बिलियन में खरीद लिया। और उस मीटिंग में बिल फोर्ड ने ठीक वही शब्द दोहराए जो कभी उन्होंने कहे थे, लेकिन इस बार उनका लहजा बदला हुआ था।
बिल फोर्ड ने कहा, मिस्टर टाटा, आप हमारे ये ब्रांड्स खरीदकर हम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। इस घटना से एक महत्वपूर्ण बात समझ आती है। रतन टाटा चाहते तो बिल फोर्ड को उसी वक्त गाली दे सकते थे, चिल्ला सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने गुस्से को अपनी ताकत, एनर्जी में बदला। असली बदलाव वो नहीं होता जो आप किसी से लड़ाई करके लेते हैं। असली बदलाव वो होता है जब आप खुद को इतना कामयाब बना लेते हैं कि आपका अपमान करने वाला खुद आपके सामने झुकने पर मजबूर हो जाए। इन सब के बीच रतन टाटा का एक और सपना जन्म ले चुका था, हर भारतीय परिवार के लिए एक सुरक्षित कार। रतन टाटा की सोच की सबसे बड़ी खूबी यह थी कि वे हमेशा भारत के आम आदमी से जुड़े रहे। एक बार रतन टाटा मुंबई में अपनी कार से जा रहे थे। भारी बारिश हो रही थी। उन्होंने देखा कि एक स्कूटर पर एक परिवार जा रहा था। पिता स्कूटर चला रहा था, आगे एक बच्चा खड़ा था, पीछे पत्नी बैठी थी गोद में एक और बच्चे को लिए हुए। बारिश के कारण स्कूटर फिसल गया और वो पूरा परिवार सड़क पर गिर गया। यह दृश्य देखकर रतन टाटा का दिल पसीज गया। उन्होंने सोचा कि हमारे देश में करोड़ों मध्यम वर्गीय परिवार हैं जो सिर्फ इसलिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं क्योंकि वे कार का खर्च नहीं उठा सकते। उन्होंने संकल्प लिया, मैं भारत के आम आदमी के लिए 1 लाख रुपए की कार बनाऊंगा। इस सोच से जन्म हुआ टाटा नैनो का, जिसे 2008 में लॉन्च किया गया। इसे दुनिया की सबसे सस्ती कार कहा गया। नैनो को लेकर लोगों में भारी उत्साह था, लेकिन बिजनेस के लिहाज से नैनो वैसी कामयाबी हासिल नहीं कर सकी जैसी उम्मीद थी। इसकी वजह यह थी कि इसकी ब्रांडिंग लखटकिया कार या गरीबों की कार के रूप में हो गई। भारत में कार सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि स्टेटस सिंबल, सामाजिक प्रतिष्ठा भी है। कोई भी यह नहीं जताना चाहता था कि वह सबसे सस्ती या गरीबों की कार चला रहा है। इसके अलावा नैनो के प्लांट को लेकर सिंगूर में बड़ा राजनीतिक विवाद भी हुआ। भले ही नैनो व्यावसायिक रूप से सफल नहीं रही, लेकिन रतन टाटा ने कभी इस पर अफसोस नहीं जताया। उनका मानना था कि एक सुरक्षित सफर की जो कोशिश उन्होंने देश के लिए की, उसका मकसद नेक था और हर कोशिश कुछ न कुछ सिखा कर जाती है। अब आइए उनकी जिंदगी की उन सीखों पर नजर डालते हैं जो हर इंसान को प्रेरित करती हैं। दोस्तों, रतन टाटा सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं थे, वे एक महान परोपकारी फिलैंथ्रोपिस्ट थे। टाटा ग्रुप अपनी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 66%, दान ट्रस्टों टाटा ट्रस्ट्स में देता है, जो देश में कैंसर अस्पतालों, शिक्षा, पीने के पानी और ग्रामीण विकास के लिए काम करते हैं। यही वजह है कि रतन टाटा कभी दुनिया के सबसे अमीर आदमियों की फोर्ब्स लिस्ट में टॉप पर नहीं दिखे, क्योंकि उनकी दौलत उनकी खुद की नहीं बल्कि समाज की थी। उनकी लीडरशिप का सबसे बड़ा उदाहरण देखने को मिला 26/11 के मुंबई आतंकी हमले के दौरान। जब उनके ताज होटल पर हमला हुआ तो रतन टाटा खुद होटल के बाहर खड़े रहे। हमले के बाद उन्होंने होटल के हर एक कर्मचारी, यहाँ तक कि होटल के बाहर ठेला लगाने वाले और प्रभावित हुए आम लोगों के परिवारों की मदद की। उनके बच्चों की पढ़ाई और उनके इलाज का पूरा खर्च टाटा ग्रुप ने उठाया। उनका एक सबसे प्रसिद्ध कोट हमेशा याद रखा जाएगा, अगर आपको तेज चलना है तो अकेले चलिए, लेकिन अगर आपको दूर तक जाना है तो सबको साथ लेकर चलिए। रतन टाटा की पूरी जिंदगी हमें सिखाती है कि कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंचकर भी अपने पैर जमीन पर कैसे रखे जाते हैं। सादगी, ईमानदारी और देश के प्रति प्रेम ही असली दौलत है। दोस्तों, यह थी रतन टाटा की वो महागाथा जो हमें हर मोड़ पर हिम्मत देती है। आपको रतन टाटा के जीवन की कौन सी कहानी या कौन सी सीख सबसे ज्यादा पसंद आई?
फोर्ड से बदला लेने वाली या जमीन पर काम सीखने वाली? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल साहित्य कहानी सुनो को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसी ही शानदार किताबें और कहानियां हम आप तक लाते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी और नई सीख के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।